नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई बुक आधुनिक भारत का इतिहास। और ये जो सीरीज चलने वाली है वो यूजीसी नेट के लिए स्टार्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ हम कुछ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, बट वो आफ्टर वन सीरीज को कंप्लीट होने के बाद में। और साथ में हम इग्नू की जो बुक्स है, सिलेबस है, उसको भी कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके हिस्ट्री, यूजीसी नेट से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पर, ओके, हिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें यूनिट 2 से इस बुक की। बाकी तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन है, स्टार्ट होता है मेनली इतिहास यहीं से, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बुक से भी और नोट्स से भी। इसमें नोट्स जो है बहुत डिटेल में है, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे अगर आप इसको पूरा देख लेंगे एक बार के लिए। और हम बुक से भी कवर करेंगे, तो दोनों चीज़ों का जो अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपको डिटेल में समझ भी आ जाएगा और हर एक पॉइंट आपका कवर भी हो जाएगा। तो इसलिए हम बुक्स और नोट्स दोनों को कवर करने वाले हैं। यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। इसमें बताया गया है कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है। इससे पहले इसमें बताया गया है कि जो इतिहास है वो एक सीरियल वाइज चलने वाला क्रम है, बट इसके साथ साथ हम देखते हैं इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं, अलग अलग स्थानों पर जो भी बदलाव होते हैं उसमें जो कंटिन्यूटी रहती है वो उसी का एक रूप है, एक जटिल रूप है। ठीक है, तो इसमें कालों को जो हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट में, एक तो प्राचीन है, एक मध्यकालीन है और एक आधुनिक है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम पीरियड को फिक्स नहीं कह सकते कि प्राचीन काल इस टाइम से स्टार्ट हुआ, मध्यकालीन काल इस टाइम से, क्योंकि एक तरीके से ये एज इट इज डेट स्टार्ट नहीं होती कि यहीं से मध्यकाल स्टार्ट हो गया। तो वो धीरे 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 जो परिवर्तन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसने डिवाइड कर रखा होता है। जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो खास करके यूरोपीय लोग जब भारत में आए थे ना, तभी से माना जाता है। बट हमें इसके कुछ पीछे का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि कैसे स्टार्ट होता है, तो हमें मध्यकालीन चीज़ों को भी जानना पड़ेगा। यूरोप में 15वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी में कुछ आर्थिक चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। नई नई तकनीकों का यूज़ होने लगता है कृषि में, और व्यापार और बाजारों में तीव्र वृद्धि हो जाती है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। और वो 15वीं शताब्दी के दौरान ही यहाँ पर यूरोपीय जो लोग थे वो औपनिवेशिक नज़रिए से बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि कुछ ऐसे देशों की खोज के लिए बाहर निकले ताकि वो उसे अपना औपनिवेशिक बना सके। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या हो रहा था, जब पुर्तगाली नहीं आए थे, ब्रिटेन लोग नहीं आए थे, उससे पहले भी भारत जो था अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। चाहे वो कृष्ण युग से पहले हो चाहे कृष्ण युग के बाद हो, भारत के संबंध जो थे ग्रीक यानी कि यूनान और रोम यानी कि इटली के साथ इसके व्यापारिक संबंध रहे थे। चीन और एशिया के अन्य हिस्सों से भी भारत के प्राचीन संबंध रहे हैं। इसमें मार्को पोलो एक चीनी यात्री है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इस चीज़ का वर्णन भी किया है। तो इसी के यात्रा वृत्तांत से यूरोपीय अधिकारी जो थे, यूरोपीय लोग जो थे, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए। उन्हें पूरब की धन संपत्ति के बारे में जानकारी मिली इसी से, और यूरोप की लालसा जो थी बढ़ती चली गई इसी को देख करके। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ जो था व्यापार होता था उस पर एकाधिकार कर लिया था। तो यूरोप के कई देश जो थे इस व्यापार पर इटली के क्षेत्र का एक अधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो 15वीं शताब्दी के आसपास में जो अन्य यूरोपीय कंट्रियाँ थी ना, वो अफ्रीका से होकर के पूरब की तरफ जाने का रास्ता खोज रही थी। तो उसी टाइम पर जो है वहाँ पर केंद्रीकृत राज्य का भी उदय हो रहा था। तो इन केंद्रीकृत राज्यों और राजाओं ने क्या करा, नई भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और उन्होंने इसके लिए वित्तीय खर्चा भी दिया। तो पुर्तगाल और स्पेन जो थे, इनमें ये देश प्रमुख थे जिन्होंने नई खोजों को बढ़ावा दिया। तो मेन हेडिंग है हमारी भारत में पुर्तगाली आगमन। हमने अभी देखा था कि जो ग्रीस और रोम जैसे यूरोपीय देश थे उनका भारत के साथ पहले से ही व्यापारिक संबंध रहा था। लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो जो अन्य यूरोपीय देश थे वो भारत की तरफ आने लगते हैं, अपना व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो आए कैसे थे, उन्होंने नए माँ की खोज क्यों करी थी? तो पुर्तगाली जो थे उन्होंने नए माँ की खोज करी क्योंकि उस टाइम पर जब छठी और 5वीं शताब्दी के आसपास में अरब जो कंट्री थी उन्होंने मिस्र और जो पर्शिया था उस पर 7वीं शताब्दी के आसपास में जीत हासिल कर ली थी। तो इसी वजह से जो यूरोप जो था और भारत जो था, जब वो कनेक्शन में आते थे तो उस रास्ते को उन्होंने बंद करवा दिया। तो अब उन्हें दिक्कत होती थी यूरोपीय कंट्री को भारत आने में। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, एक नए मार्ग की खोज करना स्टार्ट करा जो कि एक समुद्री मार्ग था। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक खोज 1787 में, बार्थोलोमेओ डियाज करके एक पुर्तगाली यात्री था, वो सबसे
सबसे पहले जाता है अफ्रीका के एक दक्षिण कोने में, उसको बोलते थे कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, पहले वो वहाँ पहुँचता है और फिर वो वहाँ से 1488 के आसपास में लिस्बन में लौट जाता है। एक जगह है लिस्बन, वहाँ पर लौट जाता है। फिर इसके 10 सालों के बाद में 1498 में एक और पुर्तगाली यात्री आता है। वास्को डी गामा 1498 में भारत आ जाता है और जो भी मुनाफा कमा करके वो वापस चला जाता है। फिर दूसरा पुर्तगाली आता है पेड्रो अल्वेज कैब्राल, 1500 ईस्वी में भारत आता है और इसके साथ भी अन्य समूह के लोग भी आते हैं इसके। एक तो था बार्थोलोमेओ डियाज करके, और 13,000 जहाज भी आते हैं, 1200 लोगों का एक ग्रुप भी आता है। और कैब्राल को कालीकट में जो जमोनिन राजा था उसको पहले हराने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो इसने कालीकट को तो छोड़ दिया उस टाइम तक, क्योंकि वो वहाँ पर जो कोचिन था और जो कन्नूर था वहाँ पर वो अपना व्यापार सुरक्षित रखना चाहता था। फिर वो वापस वो जो मुनाफा जो भी हुआ वहाँ से वो उसको कमा करके लिस्बन वापस चला जाता है। फिर दूसरी बार जो वास्को डी गामा था दूसरी बार आता है 1501 से 1502 के आसपास में, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है। अब उसी के नेतृत्व में एक कंपनी की स्थापना हो जाती है, एस्तादो द इंडिया बनाने की उसने घोषणा कर दी। और 1503 में आते आते पहली फैक्ट्री वो कोचीन में लगाता है और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में लगती है। अब भारत में पुर्तगालियों का एक नया इतिहास 1505 से स्टार्ट होता है, जब पुर्तगाल के जो सम्राट है 3 सालों के लिए भारत में एक अपना गवर्नर नियुक्त कर देते हैं और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए वहाँ पर सुविधाएं शक्ति सब दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो इसको सबसे पहला गवर्नर बनाया जाता है पुर्तगालियों का, ये पहला गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का नेतृत्व किया था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। इसमें ये था कि जो हिंद महासागर का जितना भी क्षेत्र है ना उसको अपने कंट्रोल में लेना, और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही कार्टेज व्यवस्था अपनाई थी। कार्टेज व्यवस्था यानी कि एक लाइसेंस व्यवस्था थी, जो एक परमिशन प्रणाली थी। परमिट यानी कि जो भी लोग व्यापार करना चाहते थे उन्हें एक परमिशन लेनी होती थी। पुर्तगालियों के अलावा जो भी वहाँ के मुगल हो गए या फिर कोई भी अन्य व्यापारी वर्ग हो गया, उन्हें कार्टेज व्यवस्था का फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का टाइम पीरियड 1505 से 1509 तक रहा, जो कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। अब दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 तक रहा। इसको दूसरा पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है, जो कि एक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क के समय क्या हुआ, 1510 में बीजापुर के जो शासक थे उनसे गोवा को छीन लिया गया। बीजापुर के शासक का नाम था आदिल शाही, जो कि सल्तनत पीरियड के टाइम पे थे। ठीक है, अब उसके बाद में जो भारतीय महिला के साथ उन्होंने विवाह की नीति भी स्टार्ट कर दी थी, कि पुर्तगालियों से कहा गया कि तुम्हें भारतीय महिलाओं को विवाह करने के लिए प्रेरित करना है, उनके साथ विवाह करना है। और उसने मलक्का जो क्षेत्र है 1515 में मलक्का और जो हॉर्मुज यानी कि ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर लिया था बिल्कुल। अब जो पूरा की पूरा जो क्षेत्र है वो इन्हीं के कंट्रोल में आ गया था, हिंद महासागर वाला। और इन्होंने कहा था इन्हीं के समय जो है सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। कुछ कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी। अब तीसरा गवर्नर आता है नीनो डी कोना। इसके समय में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बना दिया गया था। अब गोवा जो थी पुर्तगालियों की राजधानी बन गई थी, पहले जो थी कोचीन थी, फिर बाद में गोवा बना दी। 1534 में बसीन पर कब्जा कर लिया, एक जगह है बसीन जो कि दक्षिण भारत में ही है, वहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में दमन द्वीप तक विस्तार कर लिया उसका, और बंगाल के उगली पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। तो नीनो डी कोना तक ये इम्पोर्टेंट पुर्तगाली शासक रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। पुर्तगालियों का एक अंतिम गवर्नर अल्फांसो डिसूजा रहा, जो कि कमजोर शासक सिद्ध हुआ, और इसके समय में प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। इसी के टाइम पर डचों ने पुर्तगालियों को चुनौती देना स्टार्ट कर दिया था और मुगलों से भी इनको सहयोग देना बंद हो गया था। तो 1632 में शाहजहाँ के एक गवर्नर थे कासिम खान, उन्होंने पुर्तगालियों को हुगली से भी भगा दिया था, और उसके बाद में बहुत सारे युद्ध करने पड़े। और 1739 आते आते मराठों ने सालसेट वसीम पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि पुर्तगाली बस्तियाँ थी। इसके बारे में हम जब मराठा पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे उनका पतन स्टार्ट हो गया, वो एक लिमिटेड जगह पर ही सीमित रह गए। अभी हमने अभी हमने पुर्तगाली गवर्नर
अभी हमने पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो जब पुर्तगाली भारत में आए थे, भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई थी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो गई। क्योंकि गुजरात को छोड़ कर के बाकी जो भी उत्तर भारत था ना, वो छोटी-छोटी शक्तियों में विभाजित हुआ रखा था और दक्कन में बहमनी साम्राज्य था, वो भी एक छोटे-छोटे राज्य में बिखर चुका था। अब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन्हें रोक सके, जिसके पास नौसैनिक शक्ति थी, ऐसी कोई भी शक्ति भारत में मौजूद नहीं थी। ना ही मुगलों के पास में दक्षिण भारत का इतना कंट्रोल था, बस वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उनका कंट्रोल भी नहीं था। और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए पूरे दक्षिण भारत में जो भी हिंद महासागर का जो पार्ट था ना, उस पे अपना कब्ज़ा स्टार्ट कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं जो पुर्तगाली शासक थे उन्होंने कौन-कौन से केंद्रों में अपने कारखाने स्थापित करे। तो ये कुछ लिस्ट है, इन क्षेत्रों में उन्होंने अपने कारखाने स्थापित करे। ये पुर्तगाली बस्तियाँ कह सकते हैं इन्हें। तो कालीकट है, कोचीन है, गोवा है, बम्बई है, सालसेट बसीन है, दीव दमन है और हुगली, पांडिचेरी, नागपत्तनम में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित करे और कई कारखानों की किलेबंदी भी इन्होंने की थी। ये दक्षिण भारत में स्थित है, कुछ दक्षिण-पश्चिम भारत में। और ये तो गोवा को हमें पता ही है, गोवा बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने 1510 में बीजापुर की सुल्तान से इन्हें छीन लिया था। हुगली और पांडिचेरी, नागपट्टनम जो दक्षिण पूर्व से लेकर के पूर्वी भारत में फैले हुए थे, तो इन सब क्षेत्रों पर इनका पुर्तगालियों का कब्जा था। जी। तो हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कई सारे इलाकों पर कब्जा करके कारखाने बना दिए थे और उन कारखानों का दुर्गीकरण यानी किलाबंद भी कर दिया था। और इन कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी जो नियुक्त किया होता था, वो पुर्तगाली सम्राट के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास भी करा था। उन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है? और कई सारी बस्तियाँ वगैरह स्टार्ट कर दी और इसके जो इम्पोर्टेंट हमने अभी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नागपट्टनम है, वो एक पुर्तगाली बंदरगाह था, ठीक है? और इसमें चटगाँव है और सतगाँव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई थी उसे महमूद शाह से। बंगाल के जो शासक थे, अकबर की अनुमति से उन्होंने हुगली में और शाहजहाँ के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उन्हें हर जगह से क्या परमिशन मिल गई, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे अकबर और शाहजहाँ हों या फिर बंगाल के शासक हों, उनको अनुमति मिल गई कि तुम अपने कारखाने यहाँ पर खोल सकते हो। तो वहाँ पर उन्होंने किलेबंदी नहीं करी थी, 16वीं सदी के आस-पास में किलेबंदी नहीं हुई थी इन क्षेत्रों की। अब जब 16वीं शताब्दी का जो स्टार्टिंग थी, तो पुर्तगालियों का पूरा प्रभुत्व हो चुका था एशियाई व्यापार पर और उन्होंने ख़ास करके 1506 के आस-पास में मसालों पर पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया था, क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा उसका लाभ होता था व्यापार करने से। तो पुर्तगाली जो थे अपने अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते थे और वो युद्ध वग़ैरह भी हो जाते थे कभी-कभी। तो उसी वजह से उन्होंने क्या करा, कि अपने पूरा नियंत्रण क्षेत्र ले लिया। जैसे हमने पॉलिसी पढ़ी थी कि ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज पद्धति, चाहे ब्लू वाटर पॉलिसी कह लो या कार्टेज व्यवस्था कह लो, इसके तहत क्या होता था, जो भी भारतीय जहाज होते थे तो उनके कप्तानों को क्या करना पड़ता था, वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था या पास लेना पड़ता था। जिससे क्या होता था, पुर्तगाली जो थे भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे। अगर ये लाइसेंस नहीं लिया जाता था तो वो उन जहाज़ों को लूट लिया जाता था। तो समुद्र पर अब पूरी तरह से जो है पुर्तगाली का कब्जा हो गया था और वो बिना किसी परमिशन के उन्हें जाने नहीं देते थे। चाहे कोई भी पुर्तगाली के अलावा कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी यूरोपीय देश हो, ठीक है? अगर उस रास्ते से गुजरना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों के वायसराय की, ठीक है? तो और लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस से क्या हेल्प मिलती थी, लाइसेंस जब लेते थे तो उन्हें पैसे देने पड़ते थे। तो जो ये पैसा होता था उससे आमदनी चल जाती थी पुर्तगालियों की। तो एक तरीके से पैसे कमाने का माध्यम था वो लाइसेंस पद्धति। अब पुर्तगालियों का वर्चस्व ऐसे कैसे फैल गया? तो इसका एक कारण है, मुगल शासकों ने कभी भी नौसेना मजबूत नहीं करी, उन्होंने कभी अपना प्रयास नहीं करा नौसेना बनाने का। अगर हम पुर्तगालियों के वर्चस्व की बात करें तो इसका एक कारण ये है कि मुगलों ने कभी भी अपनी नौसेना को मजबूत नहीं किया था, उसका कोई भी प्रयत्न नहीं किया था और साथ ही जो दक्षिण में क्या था, उसकी पहुँच बहुत दूर थी। वहाँ पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था मुगलों का। वहाँ पर कुछ उनके सूबेदार तो जो मंत्री वगैरह हैं वो उनका देख-रेख करते थे, क्योंकि दिल्ली में मुगल होने के कारण इतनी दूर दक्षिण में उनका
उनका एकदम कनेक्शन नहीं बन पाता था। इसी वजह से उसको पुर्तगालियों को हेल्प मिल गई यहाँ पर नियंत्रण करने की। पुर्तगालियों के पास में लेन-देन के लिए वस्तुएँ नहीं थी, तो वो बाहर अपने पश्चिम देश से क्या मँगाते थे, सोना, चाँदी और बहुमूल्य लेकर आते थे, और यहाँ से जो भी मसाले हैं, जो भी दाल-चीनी है, अदरक है, जो भी सामान है ना, कच्चा वो रॉ मटीरियल, वो यहाँ से लेके जाते थे, और बदले में उसके यहाँ पर सोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्न आया आता था, ठीक है? कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जैसे कि मालाबार और कोंकण है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था यहाँ से, और मालाबार से अदरक का, दालचीनी का, हरड़ का, चंदन का, हल्दी और नील, इनका निर्यात होता था। और उत्तर-पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर एक प्रकार का वस्त्र होता था, कपड़ा टाफ्टा करके, उसका निर्यात होता था। तो पुर्तगाली ये लोग पुर्तगाल ले जाया करते थे। तो और दक्षिण-पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पे लाख, लौंग, कस्तूरी, ये सारी खट्टी चीज़ें किया करते थे, और इसका व्यापार वगैरह किया करते थे। व्यापार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, उनसे बहुत ज़्यादा लाभ कमाया जा रहा था। तो पुर्तगाली जो थे उन्होंने पुर्तगाली हो गए, जर्मनी हो गए, इंग्लैंड हो गए, इन क्षेत्रों से कई सारे गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर, ये सारी चीज़ें भारत आती थी। ये सारी चीज़ें कहाँ जाती थी? जो हमने मसाले की बात करी है वो जाती थी यूरोपीय कंट्री में, पुर्तगाल वगैरह की साइड में, और ये जो गुलाब जल, मूंगा, तांबा है, ये आते थे भारत के अंदर, ठीक है? और जो भी सिक्के वगैरह हैं, कोचीन वगैरह गोवा में, वहाँ बंदरगाह पर लाए जाते थे। तो इस व्यापार से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था, और इससे लाभ ये भी हो रहा था कि ये जो पुर्तगाली थे, इन सामानों को अपने देश में ले जा कर के अन्य कंट्रियों को भी बेचते थे। इससे डबल मुनाफ़ा उन्हें होने लग गया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, जो पुर्तगाली थे वो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और जो डच, ब्रिटिश और जो डेनिश थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे। ईसाई धर्म उस टाइम पे 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे पुरानी रूढ़िवादी जो प्रथाएँ हैं उनको मानने वाले थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे जो नई विचारधारा को मानने वाले लोग थे, ठीक है? और फ्रांसीसी भी कैथोलिक धर्म को ही मानते थे। तो पुर्तगालियों ने धार्मिक व्यवस्था को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मंदिर, मस्जिद तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? और उन्होंने ये भी लागू कर दिया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना है। ये सारी नीतियों का कट्टरपंथी से मतलब कि बढ़ावा दिया गया। तो अकबर के दरबार में 2 पादरी इम्पोर्टेंट रहे, एक तो रोडोल्फ एक्वाविवा, एक एंटोनियो मोंसेरेट। फतेहपुर सीकरी पहुँचे थे, जो कि 1583 में वापस लौटे थे अपने, और इसी प्रकार दूसरा मिशन हुआ 1590 में इन्हें बुलाया गया, 1592 में वापस लौटे, फिर तीसरा मिशन अकबर ने 1595 में बुलाया। तो ये एक तरीके से, एक तो ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा था अकबर, दूसरा एक मेन रीज़न ये था कि वो पुर्तगालियों से उनकी जो बंदूकें हैं उसका ट्रेड करना चाहता था, उनको लेना चाहता था। बट जो पुर्तगाली लोग थे ना, उन्हें पूरा समझ आ रखा था कि जो ये ईसाई धर्म को इसलिए बढ़ावा दे रहा है या इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमसे कुछ ना कुछ ट्रेड चाहते हैं। बट जब अकबर ने डायरेक्ट ये बात कही ना कि हम तुमसे ये अपनी जो सैन्य सहायता है वो लेना चाहते हैं, या फिर जो बंदूकें वगैरह हैं उसको व्यापार करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट पुर्तगाली जो अधिकारी वगैरह थे उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया अकबर से कि नहीं, हम नहीं दे सकते आपको ये वाली सहायता, ठीक है? सैन्य सहायता जो भी है। तो उस टाइम पे जो मिशनरी थे उनका जो पूरा ध्यान जो था अपने धर्म को पूरा बढ़ावा देना था, और जो जहांगीर के टाइम की बात करें तो जहांगीर ने भी ईसाई धर्म को पहले तो बढ़ावा दिया, फिर बीच में रोक दिया, फिर बाद में उन्हें आज़ादी दे दी कि हाँ, तुम अपना वो जो भी है प्रचार कर सकते हो, कैथोलिक रीति रिवाज, चर्च वगैरह जुलूस निकाल सकते हो गली और सड़कों में, और साथ में ही चर्च वगैरह के खर्चे वगैरह और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई। तो ये सारा चीज़ें अकबर के टाइम पे नहीं हुई, जहांगीर के टाइम पे हुई थी। तो लोगों को लगता था जहांगीर जो है ईसाई बन गया है, बट ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है? आप एज़ इट इज़ तो नहीं कह सकते कि ईसाई बन गया, बट हाँ, उन्होंने कुछ ईज़ी कर दिया था ईसाइयों के लिए कि तुम धर्म का प्रचार कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी अपना जो भी खर्चा है वो उसे अपने उसमें से देता था, खजाने में से भी। नेक्स्ट हेडिंग है पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खोया। इसमें ओवरऑल ये बता रखा है कि शुरू में तो जब पुर्तगाली आए थे, मुगलों ने उनका सपोर्ट करा था, बट बाद में ऐसा क्या हो गया कि मुगलों ने पुर्तगालियों का विरोध करना स्टार्ट कर दिया या उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे सूरत आ गए थे, जो कि इंग्लैंड से आए थे, और ये सम्राट जेम्स प्रथम का एक
प्रार्थना पत्र लेकर आए थे जहांगीर के पास में, और वो उसके लिए जहांगीर के लिए बहुत सारे उपहार वगैरह लेके आए थे। उनकी जो कीमत थी लगभग 25,000 के आसपास की, 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। तो जो जहांगीर थे इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और हॉकिंस को उनकी भाषा तुर्की भाषा का भी ज्ञान था, तो उन्होंने पूरी जो बातचीत थी जहांगीर से तुर्की भाषा में की थी। तो इससे जहांगीर जो खुश होकर के उन्होंने जहांगीर ने हॉकिंस को 30,000 के वेतन पर 400 मनसबों का मनसबदार नियुक्त कर दिया उस टाइम पर। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये जो पुर्तगाली चाहते नहीं थे कि ये जो हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस, वो जहांगीर से मिले। बट क्या हुआ, बीच में ही इससे कई सारे ऐसे वो विद्रोह हो गए, या फिर उन इतना साजिशें वगैरह हुई कि हॉकिंस को मुगल दरबार छोड़ करके 1611 में जाना पड़ा, क्योंकि मुगलों की अस्थिर नीतियाँ चल रही थी उस टाइम पर। कोई अच्छी खासी नीति नहीं थी ऐसी, पुर्तगाली वगैरह साजिश करते रहते थे। इसी वजह से 1611 में मुगल दरबार छोड़ कर के हॉकिंस चला ही जाता है। फिर 1612 में जब इसका प्रतिशोध लेने के लिए ये दोबारा से आते हैं अंग्रेज वगैरह, और उन्होंने वो चाहते हैं कि हिंद महासागर से पुर्तगाली जो वर्चस्व है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो 1612 में ये प्रतिशोध लेने आया, और ब्रिटिश जो नौसेना थी वो अपना प्रवेश कर जाती है उस अपने जहाज़ वगैरह के साथ में, और पुर्तगाली जहाज़ी बेड़े के साथ में वो युद्ध करती है, और वहाँ पर वो अंग्रेज़ी सेना सफल हो जाती है। तो अंग्रेज़ी सेना के जो सफलता से वो जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी नौसेना इतनी अच्छी खासी नहीं थी। तो पुर्तगालियों की छोटी-मोटी जो हरकतें थी जहांगीर को बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न कर देती है, क्योंकि उसने क्या करा था, पुर्तगालियों ने मुगल शासन की जो नौसैनिक कमजोरियों को पता लगा लिया था, और उसकी चार शाही जो जहाज़ थे उनको जब्त भी कर लिया था, और कई सारे मुसलमानों को बंदी भी बना लिया था, और उस सामान को भी लूट लिया गया था। तो उस सामान में जहांगीर की जो माँ थी ना, उसकी बहुत रुचि थी, तो इससे उन्हें करोड़ों की चपत लग गई थी। इसीलिए जहांगीर ने यहाँ पर गुस्सा हुए, और उन्होंने कहा कि सूरत को बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जैसा भी करना है क्षतिपूर्ति उसकी पूरी वसूल करो कैसे भी करके, ठीक है। तो अब जब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आता है, तो मुगल दरबार में जो पुर्तगाली थे, जो भी लाभ मिलते थे पुर्तगालियों को, उसका अब एंड हो जाता है। पुर्तगालियों को अब कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। अब क्या, पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है, तो 7वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का जो समापन है स्टार्ट हो जाता है। इसका स्थान डच और अंग्रेज लेने लगते हैं, और इसके कई सारे कारण थे। एक तो 1580 में पुर्तगाल जो था स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन का जैसे ही पतन हुआ, इसके साथ भी पुर्तगाल का भी पतन होना स्टार्ट हो जाता है। 1588 के आसपास में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन की करारी शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद में स्पेन की नौसैनिक शक्ति भी क्षीण हो गई थी। तो स्पेन को हरा दिया था अंग्रेजों ने, तो स्पेन हार गया, तो यानी कि पुर्तगाल भी उसका असर दिखने लग गया। पुर्तगाल के जो अंदरूनी मामले थे ना, वो भी उसकी शक्ति को कमजोर बनाते थे। समाज में जो कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था, व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था, वे राज्यों को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। यानी कि बस कुलीन वर्ग का प्रभुत्व ज़्यादा था, व्यापारी की इतनी ज़्यादा सुनी नहीं जाती थी उनकी अपने ही देश में। तो पुर्तगालियों का जो सम्राट था वो निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली जो थे असहिष्णु और धर्मांध थे, यानी कि धर्म के प्रति अंधे थे। कई स्थानों पर उन्होंने जबरन धर्मांतरण भी किया, इसी वजह से ये इनका डिक्लाइनेशन हुआ। और पुर्तगालियों ने स्वयं को बस एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ ही क्षेत्रों पर था, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका द्वीप, दमन, गोवा, तिमोर, ठीक है, और यहाँ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों और जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता अपनाई गई। उन्होंने डकैती, लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डच और अन्य यूरोपीय शक्तियों का संघर्ष करना पड़ा। अब मतलब कि ओवरऑल ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, क्योंकि उनको डच का सामना भी करना पड़ा, अंग्रेजों का भी सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ वो एक धर्म के प्रति अंधे थे, यानी कि धर्मांतरण पर ज़्यादा जोर देते थे, ईसाई धर्म पर ज़्यादा बिलीव करते थे, और वो चाहते थे कि हाँ सब लोग ईसाई धर्म को अपना लें। तो ये कट्टरपंथी नीति एक तरीके से कह सकते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा बेकार लगी, और इसलिए इसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है। और जैसे इन्होंने ब्राज़ील की खोज कर ली, तो वैसे ही उनका भारत पर ध्यान कम होने लग गया था। अब देख लेते हैं पुर्तगालियों के क्या क्या योगदान रहे हैं भारत में। तो भारत और जापान के साथ इसकी व्यापार की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, और अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करने लगी। पुर्तगाली क्योंकि पहले आए, उसके बाद में उनको देख के अन्य शक्तियां भी भारत में प्रवेश करने लगी। भारत में जो कई नई फसलें आई, जैसे कि तंबाकू है, आलू है, पपीता है, लाल मिर्च, काजू, अनानास, मक्का, ये सारी पुर्तगाल की ही देन है। जहाज निर्माण की तकनीक भी इसी के कारण से आई थी। भारत में जो पिंडिक प्रेस की शुरुआत 1556 में गोवा में स्टार्ट हो गई थी, और कला
वहाँ जो गौतिक कला, जो स्थापत्य कला थी, उसका विकास भी स्टार्ट हो गया था। तो ये सारा योगदान थे पुर्तगालियों के भारत में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप देख सकते हैं, पुर्तगालियों का उत्थान और पतन कैसे हुआ। अब इसके बाद जो आते हैं डच, वो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको यह वीडियो पसंद आई है, आपको अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं बताऊँगी आपको कैसे ये नोट्स मिल सकते हैं। थैंक यू।